दोस्तों नमस्कार। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के साथ 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज किया जाएगा और उसमें कुछ वृद्धि होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वास्तव में यह वेतन आयोग क्या होता है, क्यों इसको बार बार हर 10 वर्ष में अमूमन एक वेतन आयोग पर देखते हैं, तो क्यों इसको लाया जाता है। वास्तव में इसके पीछे यह कारण क्या है और इस नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन में जो वृद्धि है वो कितनी हो सकती है, तो इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। 8वें वेतन आयोग शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर को इसके चर्चा में होने का कारण यही है कि 26 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि जब 8वां वेतन आयोग जो है उसको अनुमति मिल गई है, जब उसका गठन किया जाएगा और साथ ही साथ जब यह लागू होगा तो नए वेतन मान को रिवाइज वेतन माना है वो लागू हो जाएंगे, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा इतनी हो रही है, तो क्या सिर्फ इससे केंद्रीय कर्मचारियों को ही लाभ होगा या कुछ अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ वेतन आयोग क्या होता है, इस बात को जानने के साथ ही इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसको बार बार लाया जाता है। 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अंत में एक अभ्यास प्रश्न पर चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इसमें कुछ अहम टेक्निकल पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर। तो खबर में 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स अप्रूव्ड अहेड बजट 2025-26 तक ये माना जा रहा है। इस बजट को इसको प्रोविज़न किया जा रहा है। आगे 2026 से इसकी जो भी इसके प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे, जिसके द्वारा घोषित हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा अश्विनी वैष्णव के द्वारा उसकी घोषणा की गई है 26 जनवरी 2025 को। और साथ ही साथ जब यह लागू होगा तो इससे लाभान्वित केवल जो वेतन भोगी है वही नहीं होंगे, बल्कि पेंशनर भी होंगे। तो इस बात को भी आप याद रखे रहेंगे। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि वास्तव में वेतन आयोग क्या होता है। तो दरअसल जो वेतन आयोग होता है वह केंद्र सरकार का उसके द्वारा स्थापित किया जाता है एक ऐसा निकाय होता है जिस निकाय का क्या कार्य होता है। यह कर्मचारियों को जो भी वेतन पे होते हैं, कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, उसमें बदलाव के लिए उसकी समीक्षा करता है। उसको देखेगा कि यह कितना बदलाव अपेक्षित एक निश्चित समय के बाद 10 वर्षों का जो समय होता है उसमें बढ़ी हुई महंगाई के साथ कितना बदलाव किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य कारकों पर भी विचार किया जाता है। वह मुद्रास्फीति हो सकती है, वह महंगाई हो सकती है, वो लोगों के रहन सहन और उसके खर्च होने के जो स्तर है उसमें बदलाव हो सकती है। तो इन सभी पक्षों पर विचार करने के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और फिर यह सिफारिश करता है कि इसका मतलब केंद्र सरकार का एक ऐसा निकाय जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। अब यह तमाम पक्षों पर समीक्षा करने के पश्चात यह वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। इनको भी आपको याद रखना है और
इसका गठन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अमूमन 10 वर्षों के बाद किया जाता है। एक सामान्य रूप से यह परंपरा देखने को मिली है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था और आज़ादी के बाद से अब तक, इससे पूर्व की अगर बात करें तो 7 वेतन आयोग गठित हो चुके थे। इसको लेकर अगर उस संख्या में जोड़ देंगे तो यह 8वां वेतन आयोग है। इसलिए इसको नाम से ही स्पष्ट है। 8वां वेतन आयोग की संख्या 8वीं हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें कब लागू हुई थी तो 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। ठीक उसी प्रकार 10 वर्षों बाद 2026 से जनवरी 2026 से ऐसी संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के लिए वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती है, वेतन आयोग द्वारा की जाने वाली जो सिफारिशें होती है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वो बाध्यकारी होते हैं? तो देखिए, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। यह पूर्ण रूप से सरकार के लिए स्वेच्छित है। सरकार चाहे तो इस वेतन आयोग की सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी सिफारिशों को मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। या वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पक्ष पर भी विचार कर लेते हैं। तो दरअसल वेतन आयोग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वेतन में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है समय के साथ, क्योंकि समय के साथ विभिन्न चीज़ों में बदलाव आता है, विभिन्न पहलुओं के बदलाव आते हैं। वो पहलू कौन से हो सकते हैं? वो पहलू होता है आर्थिक परिदृश्य, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतनमान होता है, जो भत्ता होता है, अन्य लाभ होते हैं, उसका आकलन किया जाता है। फिर वेतन में संशोधन की सिफारिश की जाती है और इसमें जो कारक जिम्मेवार होते हैं वह सारे कारक यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, जीवन यापन की लागत और प्रचलित बाजार दरें हो सकती है। क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, प्रचलित बाजार दरें जो है, कोई सामान आज अगर 10 रुपये का मिल रहा है तो हो सकता है आज से 10 वर्ष बाद उसकी कीमत कहीं ज़्यादा हो। तो उसी अनुपात में इसको फिर से रिवाइज करने के लिए, वेतन में संशोधन करने के लिए समीक्षात्मक रूप में इसको सामने लाया जाता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो आय असमानता है वह कहीं न कहीं बनी रहे, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच में आय असमानता की भी कम करने के लिए इसको लागू करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा भी, उसमें बदलाव की भी सिफारिश की जाती है। केवल वेतन ही नहीं, वेतन के अनुपात में ही जो भत्ते दिए जाते हैं उसकी भी समीक्षा की जाती है कि अगर यात्रा मान लीजिए ज़्यादा महंगी हो गई तो यात्रा करने के लिए जाने वाला भत्ता, क्या उसके अनुपात में कुछ संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है? ये एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार आवास भत्ता भी हो सकता है और चिकित्सा भत्ता भी हो सकता है। तो इन सभी पक्षों पे यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, इन पर भी विचार किया जाता है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो देखिए, तो इसमें जो सार्वजनिक वित्त होता है, जो सरकारी जो वित्त होता है, उस पर दबाव पड़ता है। क्योंकि यह संख्या बहुत बड़ी होती है जिनको उसका लाभ मिलता है। अगर बात करें सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की, तो इस बार ही अगर आप देखें तो 50 लाख प्लस वेतन भोगियों की भी संख्या और 50 लाख प्लस जो है वो पेंशन भोगी की भी संख्या है। तो इससे जो राजकोष है, जो सरकारी वित्त है, उस पर दबाव पड़ता है। एक प्रभाव तो यह वित्तीय व्यय बढ़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव, क्योंकि यह संख्या काफ़ी बड़ी होती है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते
से जो लोग प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों पर भी इसका रिफल इफ़ेक्ट पड़ता है। रिफल इफ़ेक्ट क्या होता है? जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, किसी नदी में जब आप एक कंकड़ फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। एक लहर से दूसरी दूरी से तीसरी ओर वो फैलती है और फैलने के साथ वो किनारों तक जाती है। तो रिफल इफ़ेक्ट का मतलब है भी हुआ, यही चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ को जब प्रभावित करता है तो उसको रिफल इफ़ेक्ट के रूप में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ अक्सर देखेंगे जब सरकारी क्षेत्र में नया वेतनमान आता है तो उसका प्रभाव निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ भी वेतन में संशोधन अपने आप हो जाता है। ये इसी रिफल इफ़ेक्ट का परिणाम होता है। साथ ही साथ केंद्र में अगर नया वेतनमान लागू होता है तो जो राज्य होंगे वो भी विवश होते हैं अपने यहाँ नए संशोधन की करने के लिए। और उसका आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती है, संदर्भ बिंदु के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में उसी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसका रिपल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आगे चलेंगे तो बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की मुख्य बिंदुओं के ऊपर, लेकिन इससे पहले आपको सूचित कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल चैनल का नाम है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं पर बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बाद। इससे पहले जो है 18 महीने के डीए एरियल सरकार देने की नाम नहीं ले रही है, जो कि कोरोना काल में नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, ये सरकार, इस सरकार पर उम्मीद बहुत कम ही रखता है लोग। ये सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ है। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया की बात करें तो आज तक अंजना कश्यप, ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी चुप्पी साधी हुई रहती है। मैं समझता हूँ कर्मचारियों की आवाज़ को उठाना चाहिए। वो एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है, लेकिन वो चुप्पी साधी हुई है। इस तरह की बातें तमाम एक्टिविस्ट या बड़े बड़े पत्रकार या फिर बड़े बड़े टीचर जैसे खान सर हो गया, या फिर दृष्टि IAS जो चलाता है वो है देवी कीर्ति सर, जो है वो भी बताते हैं, वो भी कहते हैं कि समय पर लागू होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि ये कर्मचारियों का और देश की भविष्य की बात है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।